नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पेपर लीक मामले पर सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार। किरण रिजिजू ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध प्रदर्शन पर जताई गंभीर चिंता। विपक्ष पर लगाया मैन्युफैक्चर्ड सेंस ऑफ एंगर फैलाने का आरोप। संसद को बताया लोकतंत्र में बहस का सर्वोच्च मंच। छात्रों और युवाओं के हितों के प्रति सरकार की दोहराई प्रतिबद्धता। राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस नेता के रवैये को बताया लोकतांत्रिक और शर्मनाक। कांग्रेस पर लगाया इस्लामिक देशों की शह पर चलने का आरोप। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित। महिला सांसदों से कथित अभद्रता दुर्व्यवहार के आरोप में मिली थी लिखित शिकायत। पीठासीन अधिकारी ने व्यवहार को बताया आपत्तिजनक। और आसियान सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर की कई देशों के समकक्षों से मुलाकात। वैश्विक और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। रूस के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच सरकार ने सदन में साफ कर दिया है कि वो सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सदन में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन विषयों पर विपक्ष ने नोटिस दिए हैं उन सभी पर चर्चा कराने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि विपक्ष जितनी देर चाहे उतनी देर चर्चा कर सकता है और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन को गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। इस बीच राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है जो आम लोगों के हित में हमेशा फैसला करती है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार
एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में स्पष्ट किया है कि सरकार देश हित और युवाओं के हित से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार है। हमारा सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे छात्रों के भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी ने सरकार के युवाओं के साथ होने का पूरा भरोसा दिलाया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर मोदी सरकार ने सही कदम उठाए हैं। स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। 3 मई को ये परीक्षा स्केड्यूल्ड थी, ये परीक्षा हुई और 11 मई को ये बात उभर कर आई कि ये परीक्षा किसी न किसी फॉर्म में 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें ये पता चला कि ये परीक्षा किसी फॉर्म में शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार सरकार से 3 तरह की अपेक्षा है। पहला, कि वो बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, बच्चों की रक्षा करे। दूसरा, आरोपियों को जस्टिस तक लाने की पूरी कोशिश करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही वहाँ ना हो। और तीसरी बात, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करें। दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में ड्यूटी पर तैनात संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अंकित कसाना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कांस्टेबल अंकित कसाना ने बताया कि जब पुलिस की टीम भीड़ को नियंत्रित कर रही थी तभी पास में बने एक सार्वजनिक शौचालय की छत से कुछ असामाजिक तत्वों ने टाइल्स, पत्थर और नुकीली वस्तुएं फेंकना शुरू कर दिया। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। सोनम वांगचुक ने सरकार को एक पत्र लिखकर अपना अनशन खत्म करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। सोनम वांगचुक ने पत्र में लिखा है कि वो सरकार से सम्मानपूर्वक ये स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी को किसी दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस धरने के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जबरदस्त हल्ला बोल किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवाई में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजस्थान कांग्रेस कार्यालय की ओर जोरदार मार्च निकाला। वहीं बिहार की राजधानी पटना से लेकर जम्मू और हैदराबाद तक
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दक्षिण भारत में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो वहीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर तक विरोध मार्च निकाला। तो भाजपा आज देश भर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रही है। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज वीवीआईपी गेस्ट हाउस से पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में मंगलवार को पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के विरोध में भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राज्य कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे प्रदर्शन के बीच अब तेलंगाना में भी भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जब कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय गांधी भवन की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव समेत कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ कथित अभद्र व्यवहार और असंसदीय टिप्पणियों के मामले में मौजूदा मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तिन्नेटी ने बताया कि महिला सांसदों के खिलाफ की गई कथित असंसदीय टिप्पणियों और दुर्व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। पीठासीन अधिकारी ने इस व्यवहार को सदन की गरिमा के प्रतिकूल और अत्यंत आपत्तिजनक बताया। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल्याण बनर्जी को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में राम मंदिर के प्रशासनिक, वित्तीय और धार्मिक प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के चयन के लिए गठित समिति को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। बैठक का सबसे अहम फैसला धार्मिक समिति के पुनर्गठन को लेकर रहा। रामानंदी परंपरा के अनुरूप मंदिर में पूजा अर्चना की शुचिता और धार्मिक व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अयोध्या और देश के प्रमुख संतों को समिति में शामिल किया गया है। समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे। इसके अलावा ट्रस्ट ने मीडिया के साथ नियमित संवाद के लिए आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हाल के विवादों के बावजूद राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बनी हुई है और करोड़ों राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में GGKNM कॉलेज ऑफ नर्सिंग का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नर्सों की अहम भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वो केवल देखभाल करने वाली नहीं होती, बल्कि मरीजों में आत्मविश्वास, सांत्वना और उम्मीद जगाती हैं। उनकी करुणा उपचार प्रक्रिया में एक अनिवार्य भूमिका निभाती है।
समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक कुशल, दयालु और सेवा भाव से ओतप्रोत कार्यबल के माध्यम से देश के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र के दो प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और समर्पित स्वास्थ्य पेशेवरों को तैयार करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि 25 जुलाई को राज्य विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में 2020 के अम्फान राहत वितरण और अन्य योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की जांच का उल्लेख होगा। इसके बाद अगले विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कर सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि किसी मामले में मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई अन्य जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल की सहमति ली जाएगी। इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री ने तृणमूल शासनकाल में अम्फान राहत वितरण में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर उठाया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अम्फान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,750 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अम्फान राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीएजी ने जांच की थी, लेकिन जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश करेगी ताकि अम्फान पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो सके। भारतीय रेलवे ने पिछले एक दशक में दुनिया के सबसे तेज रेल विद्युतीकरण अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा किया है। रेलवे के अनुसार देश के 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि शेष नेटवर्क पर भी तेजी से काम जारी है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच 48,072 रूट किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया, जबकि 2014 से पहले करीब 60 वर्षों में केवल 21,801 रूट किलोमीटर का ही विद्युतीकरण हो पाया था। अब रेलवे की सभी नई लाइन और मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शुरू से ही विद्युतीकरण के साथ बनाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ UIC की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड 100% रेल विद्युतीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 99.6% के साथ भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद चीन 82%, स्पेन 67%, जापान 64%, फ्रांस 60% और यूनाइटेड किंगडम 39% पर है। इस उपलब्धि के साथ भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक रूप से विद्युतीकृत रेल नेटवर्क में शामिल हो गया है। रेल विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण और ऊर्जा दक्षता के रूप में सामने आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन माल को 1 किलोमीटर ले जाने पर सड़क परिवहन से 101 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जबकि रेल परिवहन से केवल 11.5 ग्राम यानी लगभग 89% कम उत्सर्जन होता है। रेलवे का कहना है कि विद्युतीकरण से डीजल पर निर्भरता कम हुई है, ट्रेनों की गति और ढुलाई क्षमता बढ़ी है और यात्रा समय में भी कमी आई है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर चल रहे विवाद में आज अजमेर की अदालत में सुनवाई हुई। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि दरगाह परिसर में पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था और इस दावे की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
यानी ASI से सर्वे कराने की मांग की गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों का विरोध कर रहा है। आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की अगली तारीख 19 सितंबर तय की। सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों और याचिकाकर्ताओं ने अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि उनके पास ऐतिहासिक दस्तावेज और राजस्व अभिलेख हैं जो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि ASI सर्वे होने पर उनके दावों की पुष्टि होगी। बनेगा जैसे सोमनाथ में, जैसे अयोध्या, जैसे वाराणसी, जैसे संभल, जैसे और जगह मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से हुआ है उसी तरह से यहाँ भी सत्य जीतेगा। परेशान हो सकता है लेकिन हमें न्यायिक कार्रवाई पर पूरी तरह उम्मीद है और शिव जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर बनेगा, निकलेगा, क्योंकि हमने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिए हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर भी वहाँ मंदिर है और मंदिर के लिए रास्ता है, मंदिर का लिखा हुआ है, जो कि सबसे बड़ा सबूत है। अजय मेरू राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की, इतिहास इस बात का गवाह है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को एक आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। आतंकी हमला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में हुआ है। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने अचानक बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी हमले का करारा जवाब दिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बहरहाल सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी आज दोपहर करीब 12:30 बजे अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुई। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग में हुए सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाव कर्मियों ने सुरंग के अंदर 8 और शवों का पता लगाया है, लेकिन मुश्किल हालात के कारण अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के अंदर बेहद कम दृश्यता और मीथेन गैस के रिसाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। NDRF, SDRF, सिक्किम पुलिस और खनन विशेषज्ञों की टीमें लगातार अभियान में जुटी हुई हैं। आज बचाव दलों ने सुरंग के अंदर भरे पानी को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मिले 8 शव सुरंग के मुहाने से करीब 2 किलोमीटर अंदर हैं। अब तक इस हादसे में 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुरंग में कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी। मौके पर सिक्किम सरकार और NHPC के वरिष्ठ अधिकारी पूरे बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज चराईदेव जिले में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और एक रिलीफ कैंप में प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। इस दौरान CM हेमंता ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अभी 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 44 रेवेन्यू सर्किल के तहत आने वाले लगभग 872 गांव डूब गए हैं, जिससे करीब 5.5 लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुई है और लगभग 24,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की ज़मीन जलमग्न हो गई है। भारी भूस्खलन और सड़क संपर्क टूटने से करीब 2 महीने से परेशान अरुणाचल प्रदेश के गिबा सर्कल के लोगों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने लिंगदाम गांव में चावल समेत जरूरी खाद्य सामग्री पहुंचाई है। लगातार बारिश, कीचड़ और भूस्खलन के कारण 23 से ज्यादा गांवों के करीब 5,000 लोग बाकी हिस्सों से कट गए थे। इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को भी भारी नुकसान पहुंचा था। गिबा सर्कल के जिला परिषद सदस्य मायम डोबिन ने राहत अभियान के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने सड़क संपर्क बहाल करने और जरूरी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देने की अपील की। लंबे समय तक कटे रहने की वजह से पूरे इलाके में आवाजाही, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जरूरी सामान की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की यात्रा का आज उनका अंतिम दिन है, जहां आज वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले वो स्कोपिये में मदर टेरेसा स्मारक पहुंची। इस दौरान उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहीं और उन्हें स्मारक का भ्रमण कराया गया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कोपिये संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया।
राष्ट्रपति मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है। Mahatma Gandhi belongs to India, but his message belongs to all humanity. His life demonstrated that truth and non-violence are not signs of weakness, but powerful instruments for securing justice, dignity, and freedom. Visitors to this museum, particularly young people, will pause for this bust and reflect on Gandhiji's message. This bust will stand as a lasting symbol of the friendship between the India and North Macedonia and of our common commitment to peace, tolerance, and humanity. I am confident that our cultural and people-to-people ties will continue to deepen in the years ahead. May this moment strengthen the bonds of understanding and cooperation among our peoples and keep alive the ideals that Mahatma Gandhi cherished. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री जे